Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Rudhi Agrawal and I am here with the fifth part of P block elements. तो आज के पार्ट में हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है पढ़ते वक्त या फिर कोई एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, तो आप उसको इंस्टेंट तरीके से डाउटनट ऐप के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो आपको मैं फटाफट से समझा देती हूँ. कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं. साथ ही यहां कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे. इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव. सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स का. अब हमें पता है ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसाइन, ये सब ग्रुप 17 में आते हैं. कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलते हैं? हेलोजेंस. अब हेलो का मतलब क्या होता है? सॉल्ट, और जेंस का मतलब बॉन्ड, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, इसीलिए इनका नाम हेलोजेन पड़ा है. हेलोजेंस जो है वो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं. अब जैसे हमारे ग्रुप 1-2 थे, उन्हीं की तरह ग्रुप 17 जो है उसमें भी एक दूसरे में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. इतनी तरह की सिमिलैरिटी बाकी ग्रुप्स में हमें नहीं मिलती है. दूसरी तरफ जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनका जो ग्रेडेशन रहता है वो रेगुलर रहता है, इरेगुलर नहीं होता है. अब जो हमारे लास्ट के 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, यानी कि एस्टेटाइन और टेनिसाइन, वो दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. अब आते हैं सबसे पहले इनके अकरेंस पे. सो फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो थोड़े कम अमाउंट में मिलते हैं. फ्लोरीन जो है वो मेनली इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे फ्लोरस्पार हो गया CaF2, क्रायोलाइट हो गया Na3AlF6, फ्लोरएपेटाइट हो गया 3Ca3PO4 होल ट्वाइस CaF2, इस तरीके से. और स्मॉल क्वांटिटीज़ में सॉइल, रिवर वाटर, प्लांट्स, बोन्स, टीथ जो एनिमल्स के हैं उनमें भी मिलता है. Now the sea water contains chlorides, bromides and iodides of sodium, potassium, magnesium and calcium, but is mainly sodium chloride solution. अब sea water में जो हमारे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, उनके हमें क्लोराइड्स भी मिल सकती हैं, ब्रोमाइड्स भी मिल सकती हैं और आयोडाइड्स भी मिल सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलता है जो कि 2.5% होता है बाय मास. अब जो डिपॉजिट्स होती हैं ड्राई अब सीज के, उनमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्नेलाइट हो गया. कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है? KCl.MgCl2.6H2O. कुछ फॉर्म्स होती हैं हमारी मरीन लाइफ की जिनमें आयोडीन होता है उनके सिस्टम में, जैसे बहुत सारी सीवीड्स हैं, उनमें लगभग 0.5% आयोडीन रहता है. और जो चिली सॉल्ट पीटर है उसमें 0.2% सोडियम आयोडेट प्रेजेंट होता है. अब जो हमारा टेनिसीन है, जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, वो एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. उसका जो सिंबल है वो है TS, एटॉमिक नंबर है 117, एटॉमिक मास है 294 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले तो रेडॉन रहेगा, उसके बाद होगा 5F14, 6D10, 7S2, 7P5. बहुत ही कम अमाउंट का एलिमेंट जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं ये वाला, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो मिली सेकेंड्स में होती है, इसीलिए इसकी केमिस्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश नहीं की जा सकी है. अब इन एलिमेंट्स के कुछ ट्रेंड्स पढ़ते हैं. पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आउटर मोस्ट शेल में NS2 Np5 की फॉर्म में रहता है, यानी कि नेक्स्ट नोबल गैस से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है इनमें. दूसरा जो ट्रेंड है वो है एटॉमिक और आयनिक रेडाई का. जो हेलोजेंस होते हैं उनकी सबसे छोटी एटॉमिक रेडाई होती है अगर हम पीरियड्स में देखें तो. क्यों? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है इफेक्टिव वाला, यानी कि Z इफेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है. अब जो एटॉमिक रेडियस है फ्लोरीन की बाकी सारी एलिमेंट्स से अगर हम कंपेयर करें सेकेंड पीरियड के तो बहुत ही छोटी होती है. और जो एटॉमिक और आयनिक रेडाई है वो फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ेगी जब हम नीचे जाएंगे तो. क्यों? क्योंकि क्वांटम शेल्स का नंबर बढ़ रहा है इस वजह से. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो जो हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो बहुत कम होती है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है.
अब क्योंकि इनका एटॉमिक साइज नीचे जाने पे बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे कम होती जाएगी। ठीक है, चौथी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हेलोजेंस की मैक्सिमम नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम पीरियड्स में बात करें तो। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं इन एलिमेंट्स के, उनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम रहता है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इन एलिमेंट्स की, वो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे कम नेगेटिव होती जाएगी। लेकिन जो फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से कम होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एटम का साइज जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एटम का जो साइज है वो क्लोरीन से छोटा होता है, इसलिए एक ये एक्सेप्शन है इसमें। अब इसका जो साइज है वो छोटा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हैं वो फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल्स में छोटे होते हैं। इस वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमें पता है कि फ्लोरीन जो है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, इस तरीके से। अब चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? हेलोजेंस जो है उनमें स्मूथ वेरिएशन देखने को मिलता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड, और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। अब उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जितने भी हमारे हेलोजेंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि विजिबल रीजन में जो रेडिएशंस आते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे एक्साइट हो जाते हैं, और अलग अलग क्वांटा जो है रेडिएशन का एब्जॉर्ब करते वक्त ये अलग अलग कलर डिस्प्ले करते हैं। जैसे F2 जो है वो येलो कलर का होता है, Cl2 जो है वो ग्रीनिश येलो होता है, Br2 जो है वो रेड कलर का होता है, और I2 जो है वो वायलेट कलर का होता है। इसके अलावा जो फ्लोरीन और क्लोरीन है हमारे, वो वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो बहुत कम सोल्यूबल रहते हैं। स्पैरिकली सोल्यूबल मतलब जो बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में। लेकिन ये बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म ले लो, या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, या कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, या हाइड्रोकार्बन्स ले लो, उसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं ब्रोमीन और आयोडीन, और कलर्ड सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब एक एनोमली जो है इसमें वो ये है कि जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है F2 की, वो Cl2 से कम होती है, जबकि जो एक्सेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज हैं वो क्लोरीन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उनमें ट्रेंड देखने को मिलता है कि Cl वाली ज़्यादा होगी Br से, और Br वाली जो है वो ज़्यादा होगी I से। तो फ्लोरीन फ्लोरीन वाली ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। तो इस एनोमली का रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है F2 के लोन पेयर्स में वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं अगर हम Cl से उनको कंपेयर करें तो। क्लियर हो गया? अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम वही पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और केमिकल रिएक्टिविटी में जो ट्रेंड्स रहते हैं वो। तो जितने भी हमारे हेलोजेंस होते हैं उनमें -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हालांकि जो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है उनमें +1 +3 +5 और +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती हैं। अब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, वो कब रियलाइज होती हैं? जब हेलोजेंस जो हैं वो स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे इंटर हेलोजेंस में, ऑक्साइड्स में, या ऑक्सो एसिड्स में। तभी हमारे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स काम में आती हैं। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 की और +6 की, वो ऑक्साइड्स में मिलती है और ऑक्सो एसिड्स में भी मिलती है। किसके? क्लोरीन और ब्रोमीन के। जो फ्लोरीन एटम होता है हमें पता है उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होती हैं उसकी वैलेंस शेल में, इसीलिए वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वो है -1। जितने भी हमारे हेलोजेंस होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स बनाते हैं, और जो रिएक्टिविटी है हेलोजेंस की जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे कम होती जाएगी, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। Now the ready acceptance of an electron is the reason for the strong oxidizing nature of halogen.
अब हेलोजन का जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन है और ये बाकी हेलाइड आयंस को उनके सोल्यूशन में ऑक्सीडाइज करा देता है और इवन सॉलिड फेज में भी। जनरल में अगर हम देखें तो एक हेलोजन जो है वो हेलाइड आयंस जो हायर एटॉमिक नंबर के होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कराता है। जैसे F2 प्लस 2x माइनस ये देगा हमें 2F माइनस प्लस x2। यहाँ पे x जो है वो Cl Br I कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ Cl2 अगर हम देखें तो वो 2x माइनस से रिएक्ट करके 2Cl माइनस प्लस x2 बनाएगा। इसी तरीके से Br2 का देखें तो वो 2I माइनस जब हम उसमें ऐड करेंगे तो ये 2Br माइनस प्लस I2 बना लेगा। अब जो डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी होती है हेलोजन की एक्वस सोल्यूशन में, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे, वो उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम देख सकते हैं, जो कि कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट रहती है। कैसे? जैसे हमारा हाफ x2 है गैशियस फॉर्म में, उसमें हमने हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी लगाई तो वो x में कन्वर्ट हो गया गैशियस फॉर्म में ही। फिर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगाई तो वो x माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी गैशियस फॉर्म में। फिर हम उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। अब जो रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर है हेलोजेंस की, उसको हम उनके वाटर के रिएक्शन के थ्रू इलस्ट्रेट कर सकते हैं। फ्लोरीन जो है वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोहेलिक और हाइपोहेलस एसिड्स बनाते हैं। जब हम आयोडीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहता है। इनफैक्ट I माइनस को हम ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीडाइज करा सकते हैं एसिडिक मीडियम में, और ये वाला रिएक्शन जो है हम फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। अब इन रिएक्शंस को हम देख लेते हैं एक बार। जैसे 2F2 प्लस 2H2O करवाया तो ये हमारा बनाएगा 4H प्लस प्लस 4F माइनस प्लस O2। दूसरी तरफ अगर हम X2 प्लस H2O कराते हैं जिसमें हमारा X जो है वो Cl या Br होगा, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं, तो ये हमें देगा HX प्लस HOX। तो HX क्या है? हाइड्रोहेलिक एसिड, और HOX है हाइपोहेलस एसिड। दूसरी तरफ जब हमने आयोडीन को रिएक्ट करवाया H प्लस से प्लस O2 से यानी कि वाटर से, तो ये हमें देगा 2I2 प्लस 2H2O। क्लियर हो गई ये चीज? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। So like other elements of P block present in second period of the periodic table, फ्लोरीन is also anomalous in many properties। तो जैसे हमने नाइट्रोजन का देखा था, ऑक्सीजन का देखा था, उसी तरीके से फ्लोरीन में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तीनों ही चीजें फ्लोरीन की जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं ज्यादा हाई होती है। दूसरी तरफ जो आयनिक और कोवेलेंट रेडाई है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन की एंथैल्पी है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे काफ़ी कम होती है। तो जो एनोमलस बिहेवियर होता है फ्लोरीन का वो क्यों होता है? पहला, उसका छोटा साइज है। दूसरा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तीसरा, उसके जो एफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम है। और चौथा, उसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं फ्लोरीन के, उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है वो छोटा भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब ये सिर्फ एक ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि जो बाकी हेलोजेंस हैं हमारे वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बना सकते हैं। अब जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है यानी कि HF, वो लिक्विड रहता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 293 केल्विन। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है HF में वो उसके स्मॉल साइज की वजह से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से फॉर्म होता है, जो कि फ्लोरीन की होती है। बाकी जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं हमारे, जिनमें बिगर साइज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब हम हेलोजेंस की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। पहली रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन। सो ये सब जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स देते हैं, लेकिन जो एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के लिए वो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे कम होती जाएगी। अब जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होती हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोहेलिक एसिड्स देती हैं, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है इन एसिड्स की वो कैसे रहती है? HF की सबसे कम, फिर HCl की, फिर HBr की, और फिर HI की। और जो स्टेबिलिटी है इन हैलाइड्स की वो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे कम होती जाएगी।
और ये कम किस वजह से हो रही है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी इसी ऑर्डर में कम होती है, यानी कि HF की सबसे ज़्यादा, फिर HCl की, फिर HBr की और फिर HI की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम होती जा रही है और इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती जा रही है। नेक्स्ट जो रिएक्टिविटी आती है वो है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हेलोजन जो है वो बहुत सारी ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो है वो अनस्टेबल रहती है। फ्लोरीन जो है वो 2 ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 और O2F2, लेकिन जो OF2 है सिर्फ वो ही थर्मली स्टेबल रहती है 298 केल्विन पे। अब ये जो ऑक्साइड्स होती हैं ये एसेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स होती हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। अब ये जो दोनों ही ऑक्साइड्स होती हैं हमारी OF2 और O2F2, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। जो O2F2 है वो लोग प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है PuF6 में, और इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं जब हमें प्लूटोनियम को स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से PuF6 की फॉर्म में रिमूव करना होता है तब। दूसरी तरफ आते हैं हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये भी ऑक्साइड्स बनाते हैं जिनमें इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो +1 से लेके +7 तक रह सकता है। Now, a combination of kinetic and thermodynamic factors lead to the generally decreasing order of stability of oxides formed by halogens, that is I, then Cl, then Br. तो बहुत सारे थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स और काइनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो स्टेबिलिटी रहती है ऑक्साइड्स की वो इस ऑर्डर को फॉलो करती है। अब ऑक्साइड्स जो होती है आयोडीन की, उनकी स्टेबिलिटी हाई क्यों है? क्योंकि जो बॉन्ड रहता है आयोडीन और ऑक्सीजन के बीच में, उसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्लोरीन के केस में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम के बीच में। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब ब्रोमीन में ना तो आयोडीन वाला कैरेक्टरिस्टिक है ना क्लोरीन वाला, इसलिए जो इसकी स्टेबिलिटी है ऑक्साइड्स की वो कम रहती है, सबसे कम। अब जो हायर ऑक्साइड्स होती हैं हेलोजेंस की, वो लोअर ऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल रहती है। अब कुछ क्लोरीन की ऑक्साइड्स हैं हमारी, जैसे Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7। ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं और एक्सप्लोड होने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। अब जो हमारा ClO2 है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम में आता है, पेपर पल्प के लिए, वाटर ट्रीटमेंट में भी काम में आता है, और टेक्सटाइल्स में भी जब हमें ब्लीचिंग करनी होती है तो हम Cl2 को काम में लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम ब्रोमीन की ऑक्साइड्स देखेंगे तो वो होगी Br2O, BrO2 और BrO3। ये तीनों ही लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स हैं और ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, हालांकि ये काफ़ी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। तीसरा आता है हमारा आयोडीन। इसमें होती है हमारी I2O4, I2O5 और I2O7। ये इनसोल्यूबल सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और हीटिंग पे डिकम्पोज कर जाती हैं। अब जो हमारा I2O5 है ये काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन करना होता है तब हम इसका यूज़ लेते हैं। क्लियर है? थर्ड रिएक्टिविटी आती है हमारी टुवर्ड्स मेटल्स। तो हेलोजन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे ब्रोमीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है हमारा MgBr2, यानी कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जो हैलाइड्स का आयनिक कैरेक्टर रहता है वो किस ऑर्डर में डिक्रीज होता है? सबसे ज़्यादा MF का, उसके बाद MCl का, उसके बाद MBr का, और सबसे लास्ट में आता है Mi का। अब M जो है वो मोनोवेलेंट एटम है यहाँ पे। अब अगर एक मेटल जो है उसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो जो हैलाइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बन रही हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन वाली स्टेट की हैलाइड से ज़्यादा कोवेलेंट रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा SnCl4 या PbCl4 या SbCl5 या UF6 होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट रहेंगी किससे? SnCl2, PbCl2, SbCl3 और UF4 से। क्लियर हो गया? लास्ट जो आती है रिएक्टिविटी वो है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स अदर हेलोजेंस। तो हेलोजेंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन, और उनका टाइप जो है वो XX-, XX-3, XX-5 और XX-7 की फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पे जो X है हमारा वो बड़ा वाला हेलोजन है जिसका साइज बड़ा है, और X- जो है वो स्मॉलर साइज वाला हेलोजन है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट में वही करेंगे हम जैसे हमने 15 और 16 वाले के लिए किया, जो एलिमेंट्स हैं और जो कंपाउंड्स हैं उनके
उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो मैं होप करती हूँ आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह ही मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और उसी के साथ 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।